Hello, my dear students. I am your mentor RR from Atomos channel, your most favorite YouTube channel regarding chemistry learning in the most simplest and easiest way. So आज के लेक्चर में मैं एक बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ. दैट इज फिजिकल एंड ऑर्गेनिक इफेक्ट्स. और फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट इज बेसिकली द रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जिस बच्चे का फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, एप्लीकेशंस क्लियर हैं, उनकी अप्रोच क्लियर है, क्वेश्चंस पर उनका कॉन्फिडेंस आता है, तो वो हर तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म का हो, चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म से एप्लीकेशन की तरफ जाए, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे रिएक्टिविटी की बात करें, हर तरह के क्वेश्चन बच्चा लगा सकता है अगर उसको फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स के ट्रेंड, सीक्वेंसेस और कॉन्सेप्ट्स मालूम है. इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आर आल्सो कंफ्यूज्ड कि ट्रेंड, सीक्वेंस कई टीचर अलग अलग बताते हैं. तो मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके लिए कि मोस्ट रिफाइंड ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनिक इफेक्ट्स आपके सामने लाऊं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्टर्ब ना करे जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को अप्लाई करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली. इस पोर्शन में हम दो चीजें कवर अप करेंगे. एक हमारा होगा इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हमारा होगा रेजोनेंस इफेक्ट. एक हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की. सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, और इंडक्टिव और रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है. अगर कोई एक ग्रुप दोनों इफेक्ट किसी स्ट्रक्चर में एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो हम किसकी बात माने. तो ये कई दफे आपको परेशान करता है थॉट. तो आज उसको हम पूरी तरह से आपको क्लैरिफाई करेंगे और एक सिंपल थॉट में आपको समझाएंगे. सो व्हाट इज आवर लर्निंग गोल. आज के लेक्चर में हम क्या सीख कर जाएंगे. तो आज के लेक्चर में आप टाइप्स ऑफ इंडक्टिव एंड टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की हम बात करेंगे कि इंडक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, रेजोनेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कहां पर हमें इंडक्टिव देखना है, कहां पर रेजोनेंस देखना है, और इन दोनों इफेक्ट्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ की कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, कौन सा इफेक्ट वीकर है, और हम किसकी बात माने अगर कोई एक ग्रुप दोनों की इफेक्ट्स को मॉलिक्यूल में एक्सर्ट कर रहा है तो. राइट. सो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड टाइप्स की हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में. पहला लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. फर्स्ट इज और इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम आई इफेक्ट भी कहते हैं इन शॉर्ट. ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट में अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि किसी स्ट्रक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है. तो सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का थॉट है कि जिस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, जिस स्ट्रक्चर में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर में कार्बन है और क्लोरीन है. तो इन कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, इसलिए जो CCl बॉन्ड है ये पोलराइज करेगा और इसको Cl अपनी तरफ पुल करेगा. राइट. तो कार्बन, लेट से कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल हुआ टुवर्ड्स क्लोरीन. नाउ कार्बन नंबर 1 ड्यू टू दिस फैक्टर is become slightly more electronegative than carbon number 2. अब ये कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, बट उतना नहीं कर पाएगा जितना कार्बन 1 से Cl ने पुल किया, बिकॉज Cl इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की पुलिंग, इज पुल्ड इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड सिग्निफिकेंटली. इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड सिग्निफिकेंटली. तो इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे जैसे हम सोर्स, दिस एक्ट्स एज सोर्स, जैसे हम सोर्स
जहां से ये इफेक्ट अराइज किया है उससे अगर हम दूर जाएंगे तो ये इफेक्ट तेजी से कम होता है, एंड आफ्टर 2 to 3 कार्बन एटम इफेक्ट बिकम्स ऑलमोस्ट नो नलीफाई, ऑलमोस्ट बिकम जीरो। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसी स्ट्रक्चर में देखने के लिए क्या देखना है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस करना है। द की वर्ड इज हियर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां होगा वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करेगा, और इस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड की टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल होता है, जिससे कि चेन में ये इफेक्ट रिले होता है, ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसका नाम है इंडक्टिव, इंड्यूस हो रहा है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्या की टेकअवेज हैं, क्या आप यहां से सीखेंगे। तो पहला पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट is relayed is passed on the subsequent bonds from the source। source क्या है, most electronegative atom से ये start होता है और along the chain of carbon ये relay होता है, but इसका effect तेजी से कम होता है towards the carbon chain, और almost after carbon 2 और 3 ये effect nullify कर जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आई इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली, जैसे मैंने बताया आपको कि ये चेन लेंथ में रैपिडली डिक्रीज करता है, और आफ्टर 2 to 3 कार्बन ये वैनिश कर जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेट्स से हेलोजन Cl, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हम इसको एरो से दिखा रहे हैं टुवर्ड Cl, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और ऐसे कार्बन 1 पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर कार्बन 1 कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, बट उतना नहीं, स्लाइटली पुल कर पाएगा, यहाँ पर पार्शियल पार्शियल प्लस, एंड लाइकवाइज कार्बन 2 कार्बन 3 से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो हमने यहाँ पर एक एरो दिखाया है, पार्शियल 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 प्लस। तो आप देख रहे हैं कि अलोंग द चेन ऑफ कार्बन ये इफेक्ट तेजी से डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम दी सोर्स जहां से ये ओरिजिनेट किया है, डिक्रीजेस शार्पली, डिक्रीजेस शार्पली अलोंग द चेन ऑफ कार्बन, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से जो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको बोलते हैं को माइनस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है, माइनस आई, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ। अगर एटम या ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बोलेंगे माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट वो एग्जर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और जो एटम या ग्रुप या चेन, जैसे यहाँ कार्बन चेन अपने से दूर इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है तो बोलेंगे दिस कार्बन चेन इज एक्सर्टिंग या अप्लाइंग प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई लगाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्लस आई लगाता है। तो इस तरह से कार्बन चेन प्लस आई लगाया, एंड Cl ने क्या लगाया बेटा, माइनस आई इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अब अगर मैं प्लस है और माइनस है की बात करूं तो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो रिलेटिव एबिलिटी क्या है, तो पहले मैं माइनस आई की बात करूं। अब माइनस आई प्लस आई का जो ऑर्डर है वो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं और आपको सही ऑर्डर नहीं मिल पाता। मैंने यहाँ पर आपको रिफाइन कर कर फाइनेस्ट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया है, और इसी ऑर्डर को आप फॉलो करिए अपने सारे क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट Nr3 प्लस का होता है, देन NH3 प्लस ग्रुप, देन Sr2 प्लस ग्रुप, उसके बाद CF3, देन SO2R। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो माइनस आई लगाने वाले हैं। फिर CCl3, फिर CHCl2, फिर NO2, CN, COH, then halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine bases the electronegativity, then phenyl ring। और ये सारा जो है वो H के रेस्पेक्ट में, H इज द रेफरेंस एलिमेंट, H के रेफरेंस पर ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं अपनी तरफ बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लाइकवाइज प्लस आई एक्सर्टिंग ग्रुप्स, तो प्लस आई एक्सर्टिंग ग्रुप्स में
अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजने वाले ये ग्रुप्स हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है? CH2 माइनस, CH2 माइनस। उसके बाद कौन है? NH माइनस। उसके बाद कौन है? O माइनस ग्रुप। फिर CO माइनस। एंड देन अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है? तो इट इज टर्शरी। दिस कार्बन इज टर्शरी। टर्शरी मतलब एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है। देन सेकेंडरी कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है डायरेक्टली। देन प्राइमरी कार्बन या इथाइल, एक कार्बन से बॉन्डेड है। और फिर मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका, मिथाइल को Me भी लिखते हैं। तो इस तरह से आपने प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर सामने आपके स्क्रीन पर है, एंड लाइकवाइज माइनस आई का। तो इस तरह से हमें इस ट्रेंड को याद रखना पड़ेगा और इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्वेश्चंस को एप्लीकेशंस में या क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए मैंने कल का लेक्चर शेड्यूल किया है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स। उसको जरूर देखिएगा आज के लेक्चर देखने के बाद, ताकि आपको एप्लीकेशन के अप्रोच भी समझ में आ जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड टाइप्स प्लस आई एंड माइनस आई, और उस प्लस आई माइनस आई का रिलेटिव स्ट्रेंथ टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट इफेक्ट इज रेजोनेंस। अगला जो आपका फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस इफेक्ट है, जिसको मेसोमेरिक भी कहते हैं। तो शॉर्ट में रेजोनेंस को R इफेक्ट या मेसोमेरिक कह रहे तो M इफेक्ट कहते हैं, दोनों नाम लेते हैं इसको। तो रेजोनेंस देखने के लिए अब मॉलिक्यूल में क्या देखना है? जैसे आपने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट को देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर में क्या देखना था? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे रेजोनेंस को किसी स्ट्रक्चर में होने के लिए हमें क्या देखना है? तो किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होने के लिए हम उस स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नहीं है और स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। तो उससे पहले एक बार रेजोनेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको। रेजोनेंस इफेक्ट में द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरैक्शन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड इंटरैक्ट करे या पाई बॉन्ड का लोन पेयर से इंटरैक्शन हो, ठीक है, इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तभी हम कॉन्जुगेशन और डिटेल करेंगे। और रेजोनेंस भी इंडक्टिव की तरह 2 टाइप्स हम यहाँ पढ़ते हैं, प्लस R एंड माइनस R। तो किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होने के लिए क्या चीज जरूरी है, स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी जरूरी है कि रेजोनेंस उस स्ट्रक्चर में आप समझ पाए? स्ट्रक्चर मस्ट बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या मतलब है? तो स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेशन हो। कॉन्जुगेशन मींस ऑल्टरनेशन ऑफ पाई सिग्मा पाई। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो एक छोड़कर, या पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो, या पाई बॉन्ड का प्लस चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन हो, ऑल्टरनेशन हो, पाई बॉन्ड का माइनस चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन हो। तो कॉन्जुगेशन का मतलब सिर्फ सिंपल है ऑल्टरनेशन, एक छोड़कर, पाई का पाई के साथ, पाई का लोन पेयर, या पाई का प्लस चार्ज या पाई का माइनस चार्ज। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है और वो ये कंडीशन पूरे स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए, हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इज कॉन्जुगेटेड, वो स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड है, राइट? दैट स्ट्रक्चर इज कॉन्जुगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बेंजीन रिंग की बात करूं, तो बेंजीन रिंग में पाई, बेंजीन रिंग में आप देख सकते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई विद पाई बॉन्ड। ये फर्स्ट केस यहां दिख रहा है आपको। तो वी कैन से बेंजीन इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, राइट? तो पहला तो ये शर्त, कोई स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर रहा है तो उसमें हम रेजोनेंस देखेंगे। साथ ही साथ प्लेनर कंडीशन भी जरूरी है। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर।
प्लेन में लाई करे, तो इसके लिए हमें क्या देखना है? ऑल एटम्स in a structure, all atoms in a structure should be either sp2 hybridized, राइट? या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और sp भी आप ले सकते हैं। sp मतलब लीनियर होता है, तो लीनियर भी प्लेन में लाई कर सकता है, और sp2 आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो वो एटम भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के प्लेन में लाई करेगा। तो हमें यही देखना है कि सारे एटम्स, ऑल एटम्स, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ड्स को एम्फसाइज करिए, ऑल एटम्स, सभी एटम्स का स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन शुड बी आइदर sp2 और एट द मैक्स sp। तो वो स्ट्रक्चर एज अ होल प्लेन में लाई करेगा, 2 डायमेंशनल होगा, और वहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली डीलोकलाइज करेंगे, और इसलिए वहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन होना। जो लोग कॉन्जुगेटेड हैं, जो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, वो डीलोकलाइज हो, और डीलोकलाइज तभी करेगा जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या है दो कंडीशन? कंप्लीट कॉन्जुगेशन एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक यहां पर ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 पहचानोगे, ताकि ये आप कंफर्म कर पाओ कि वो स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो एक मैं आपको ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक को आप अप्लाई करिए, आपके ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। तो ट्रिक क्या है? टू असेस हाइब्रिडाइजेशन, टू अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन, to understand hybridization, आपको एक सिंपल सा तरीका अप्लाई करना है। वो तरीका है SPN-1। इसको अप्लाई करिए, ये बहुत सस्ता तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है, इजी है, जो आपको कोई भी ऐसे गाइड नहीं कर पाएगा। SPN-1 देखिए, तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि भाई एन क्या चीज है? तो एन उस एटम से लगा हुआ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो वो एन की वैल्यू होगी, आप एन की वैल्यू पुट करिएगा, आपको sp3 है कि sp2 है कि sp है वो मालूम चल जाएगा। तो जो एटम sp2 होगा या sp होगा वो आपका प्लेन में होगा, और वहीं पर आपको रेजोनेंस पॉसिबिलिटी आएगी। रेजोनेंस 3 डायमेंशनल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कभी भी नहीं होता है, भले ही वहां पर कॉन्जुगेशन क्यों ना हो। अगर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गया तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो हम इससे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं अभी, देखिए। जैसे मैंने आपको बेंजीन गाइड किया, तो बेंजीन में ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सारे कॉर्नर्स कार्बन है, ऑल कॉर्नर्स आर कार्बन्स, ठीक है। तो ये एक बार समझ लेते हैं क्या बेंजीन एज अ स्ट्रक्चर प्लेनर है भी कि नहीं। तो सारे कॉर्नर्स कार्बन, अब हर कार्बन से एक एच लगा हुआ है, हर कार्बन से एक एच लगा हुआ, आप किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमने आपको ट्रिक सिखा दिया SPN-1, उसको अप्लाई करिए, अप्लाई कर कर इस ट्रिक का हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं किसी एक कार्बन की मैं बात करूं और उसके लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूं, लेट से मैं इस इनसर्कल्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं। तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो सिग्मा बॉन्ड ये भी है, यहाँ 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा, यहाँ पर सिग्मा है।
तो इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर sp(n-1) के लिए n की वैल्यू क्या हुई 3, तो 3-1 एंड 3 पुट करिए तो 3-1 इट बिकम्स sp2। तो ये आपका कार्बन sp2 है। तो इसी तरह सारे कार्बन बेंजीन में क्या है sp2 मींस ऑल कार्बन्स आर इन अ सिंगल प्लेन। और स्ट्रक्चर क्या था, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली पाई बॉन्ड का ऑल्टरनेशन है, इसीलिए बेंजीन एज अ होल ये आपका प्लेनर भी हुआ और कॉन्जुगेटेड भी हुआ। दैट इज वाई बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड्स मूव करेंगे, मूव करने को डीलोकलाइजेशन कह रहे हैं। और जहां भी डीलोकलाइजेशन है वहां पर क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस के लिए क्या सोचना है, दो बातें, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ये देखना आपको, एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर के लिए आइदर sp2 और sp through the formula or trick sp(n-1) n is number of sigma bonds plus number of lone pairs, as simple। तो इस तरह से आपने रेजोनेंस को सीखा कि किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस के टाइप्स क्या हैं, तो रेजोनेंस लाइक इंडक्टिव अगेन इज categorized in 2 types, plus R and minus R। प्लस आर क्या होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस आर क्या होगा, जिसमें कोई एटम या ग्रुप बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर देना, अपने से दूर देने को प्लस आर कह रहे हैं, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजना है। सो इन प्लस आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन अवे, अपने से दूर, फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आपको कॉन्जुगेशन मालूम चल गया क्या है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसी सर्टेन पोजीशंस पर ही होते हैं। तो सर्टेन पोजीशंस को हमने जो नीचे एग्जांपल लिया एनिलीन, तो एनिलीन में उन सर्टेन पोजीशंस को हम नाम ऑर्थो और पैरा दे रहे हैं। तो रेजोनेंस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रक्चर में, किसी सर्टेन पोजीशन पर है। इन केस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हम ऑर्थो और पैरा कहते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस लगता है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं लगता है। तो आप कहेंगे ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, तो किसी सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एनिलीन में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, NH2 ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर है, तो NH2 ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन के ठीक बगल का कार्बन ऑर्थो कहलाएगा, उसके बगल वाला कार्बन मेटा कहलाएगा स्मॉल m, और उसके बगल वाला कार्बन ये पैरा स्मॉल p कहलाएगा। इस तरह से हम ऑर्थो मेटा पैरा को समझते हैं। ऑर्थो जस्ट एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, मेटा उसके एक छोड़कर और पैरा उसके अपोजिट। तो अब एनिलीन के केस में एनिलीन कैन एक्सर्ट प्लस आर बिकॉज एनिलीन का लोन पेयर रिंग की तरफ जा रहा है, एनिलीन का लोन पेयर रिंग में जा रहा है। तो लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इसलिए लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों ही डीलोकलाइज करेगा, फिक्स नहीं होगा। और डीलोकलाइज करा तो यहाँ पर लोन पेयर पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये बन गया एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो एनिलीन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ गया, ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ गया। लाइकवाइज फिर नेगेटिव है, सिग्मा है और पाई है, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज करेगा किया, और नेगेटिव चार्ज कहां आ गया, पैरा पोजीशंस पर विद रिस्पेक्ट टू एनिलीन, जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन। एंड लाइकवाइज फिर कॉन्जुगेशन है तो फिर से ऑर्थो पा गया। तो रेजोनेंस इफेक्ट किसी भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड या एरोमेटिक सिस्टम में कहां कहां जाएगा, ऑर्थो, पैरा एंड देन ऑर्थो। कहां नहीं गया, मेटा। तो रेजोनेंस या आर इफेक्ट नेवर टेक्स प्लेस एट
पैरा पोजीशन, सॉरी, टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस नहीं लगता है, सिर्फ कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, और ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस बराबर लगता है, जो उसका इंटेंसिटी है, जो उसका अमाउंट है, वो बराबर है। आप देख रहे हैं कि ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, फिर पैरा पर है, और फिर ऑर्थो पर। मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं किया, और ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज इक्वल इंटेंसिटी का है, तो रेजोनेंस ऑर्थो पैरा पर एग्जर्ट करता है और बराबर करता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जहां से वो ओरिजिनेट किया है वहां पर मैक्सिमम लगेगा, और डिस्टेंस बढ़ने से अलॉन्ग द चेन ऑफ कार्बन इंडक्टिव विल डिक्रीज शार्पली। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आ गया। फर्दर, तो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजने को बोल रहे हैं प्लस आर, और उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ रहा है, ऑर्थो पैरा पर बराबर बढ़ रहा है। माइनस आर क्या होता है, नेगेटिव। माइनस आर वाले ग्रुप कौन से हैं, तो माइनस आर क्या होता है, अगेन माइनस आर मतलब कि ग्रुप अपनी ओर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच ले, ग्रुप अपनी ओर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे नाइट्रोबेंजीन, नीचे एग्जांपल दिया है। तो नाइट्रोबेंजीन में अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड, देयर इज कॉन्जुगेशन, सो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, एरो से इलेक्ट्रॉन पुल करते हुए दिखा रहा है आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से पुल हो गया। तो जो भी चीज कॉन्जुगेशन में है वो डीलोकलाइज करा, डीलोकलाइज के लिए हम कर्व एरो से दिखाते हैं। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर गया, इसलिए उस कार्बन में क्या गया, चार्ज प्लस आ गया, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वहां माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरह से रेजोनेंस नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है, वो नाइट्रो ग्रुप कैसा रेजोनेंस लगा रहा है, माइनस आर। क्यों माइनस आर, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल कर रहा है, इसलिए ये माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। आई होप ये थॉट क्लियर होगा आपको। और उस माइनस आर की वजह से रिंग पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। कहां डेवलप हुआ, ऑर्थो प्लेस पर। और कहां डेवलप हुआ, पैरा प्लेस पर। और कहां डेवलप हुआ, ऑर्थो पर। तो रेजोनेंस माइनस आर वाला भी कहां नहीं लगा, मेटा पोजीशन पर। तो रेजोनेंस ऑल टुगेदर कहां नहीं लगता है, तो नो रेजोनेंस, no R effect is possible on मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर कोई भी रेजोनेंस नहीं लगता है, चाहे प्लस आर हो चाहे माइनस आर हो। सिर्फ कहां लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर माइनस आर या प्लस आर एग्जर्ट करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, अब आपने प्लस आर समझ लिया, इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजना बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। माइनस आर समझ लिया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। अब अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग पावर रखते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने और देने के लिए, इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो कल का सेशन होगा, हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना सीखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको सामने, जिससे आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव नो रिएक्टिविटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, ये सारी बातें आप यहाँ पर इन इफेक्ट्स के थ्रू समझ पाएंगे। अब प्लस आर और माइनस आर एक्सर्टिंग ग्रुप्स की मैं बात करूं, तो ये एक्सर्टिंग ग्रुप्स का आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए। जैसे प्लस आर में इफ यू कैन सी कि प्लस आर में सबसे ज्यादा प्लस आर एक्सर्टिंग कौन है, CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन NH2, लाइकवाइज NHR। आर अल्काइल ग्रुप के आने से प्लेनर स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए रेजोनेंस वीक होता है। देन Nr2, तो N वाला सीरीज पहले है। क्यों ऐसा है, क्योंकि N इज बेटर डोनर ऑफ लोन पेयर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O एटम देन नाइट्रोजन, इसलिए OH NH2 के बाद है, OR NHR के बाद है, NHCOR और OCOR ये आपस में देखेंगे। तो इनका आपस में देखेंगे तो यहाँ पर N अगेन सीरीज पहले है O सीरीज के, उसके बाद सारे हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस में
सबसे अच्छा रेजोनेंस कहाँ है? फ्लोरीन। यहाँ पर टीचर्स भी गलती करते हैं, बट एज ए स्टूडेंट आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। सबसे अच्छा रेजोनेंस फ्लोरीन का होता है, बिकॉज रेजोनेंस के लिए जितना एलिमेंट सेम पीरियड का होगा उतना बेटर रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन होगा। कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन पढ़ना है, तो कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड और फ्लोरीन भी कहां से? सेकंड पीरियड से, तो एक अच्छा डीलोकलाइजेशन होता है। क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ, आयोडीन फिफ्थ शेल। तो ऐसे क्या होता है, जितना जितना शेल गैप बढ़ता जाएगा उतना रेजोनेंस तेजी से खराब होगा। So these are the electron releasing group, electron donating group because of resonance। हमको प्लस आर कह रहे हैं, ये सारे ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजेंगे। लाइकवाइज माइनस आर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, सबसे ज्यादा एफर्ट लगाता है, सबसे ज्यादा NO2 का है, उसके बाद CN का है, उसके बाद CHO ग्रुप अल्डिहाइडिक, देन कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन एस्टर। ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रेजोनेंस पढ़ लिया, दो इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आर, इंडक्टिव पढ़ लिया, प्लस आई माइनस आई, बट अगर कोई एक ग्रुप अगर ये दोनों इफेक्ट एक साथ लगा रहा है तो किसकी बात हम मानेंगे? मतलब कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट पावरफुल इफेक्ट है? तो अमंगस्ट रेजोनेंस एंड इंडक्टिव, रेजोनेंस इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। रेजोनेंस इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस में छोड़कर, हैलोजेंस को छोड़कर सभी ग्रुप्स का रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव से। फॉर एग्जांपल मैं हेलो एरीन्स लूं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो हेलो एरीन्स में प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, बट यहाँ पर डोमिनेट करता है माइनस है। तो हैलोजेंस इंक्लूडिंग फ्लोरोबेंजीन, दे आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेट इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप से। माइनस आई इनका डोमिनेट करता है, देन प्लस आर। तो सिर्फ हैलोजेंस को छोड़कर बाकी सभी जगह पर रेजोनेंस इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखिए फिनॉल में ओ के पास लोन पेयर है, तो जहां भी लोन पेयर होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन या फिनाइल रिंग की तरफ भेजेगा। तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये लोन पेयर रिंग की तरफ डीलोकलाइज होगा, रिंग की तरफ जाएगा, और हम कहेंगे कि वो ग्रुप क्या लगा रहा है? प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से फिनॉल में डीलोकलाइजेशन प्लस आर। तो OH क्या लगाया? OH ग्रुप ने कौन सा रेजोनेंस लगाया? प्लस आर। और C और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड पेयर के, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको माइनस आई बोल रहे हैं कि माइनस आई भी लगा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा? ऑफ कोर्स रेजोनेंस। इसलिए प्लस आर इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई फॉर दी OH ग्रुप ऑफ द फिनॉल। तो OH नेट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? दिस इज नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो फिनाइल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो जो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फाइल SO3 को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? रिंग, फिनाइल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल रिंग पर OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और आपने देखा कि रेजोनेंस सिर्फ कहाँ ऑपरेट करता है? ऑर्थो और पैरा। इसीलिए पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही ग्रुप्स का अटैचमेंट है, और रेजोनेंस ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल को फिनाइल रिंग पर डायरेक्ट करता है ऑर्थो और पैरा पर। मेजर मतलब ज्यादा पैरा बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, और ऑर्थो प्रोडक्ट कम बन रहा है, इसलिए माइनर है। तो आज की क्लास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आपके लिए, आप सोचिएगा कि वाई पैरा सल्फोनिक ग्रुप, वाई पैरा इज मेजर एंड वाई ऑर्थो इज माइनर। ये आप सोचना।
मैंने आपको इफेक्ट्स के बारे में रेजोनेंस इंडक्टिव बताया है, कौन पावरफुल है वो भी बताया। तो इसको आप सोचिए कि पैरा क्यों ज्यादा बन रहा है, ऑर्थो क्यों कम बन रहा है। इस पूरे इफेक्ट्स का जो एप्लीकेशन है वो मैं कल की क्लास में आपको लूंगा। कल मैं कुछ क्वेश्चंस और करूंगा, तो आपको मेजर माइनर और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, रिलेटिव रिएक्टिव रेट, कार्बोकैटायन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इन सबको आपको मैं कल ब्रीफ करूंगा बाय सम क्वेश्चंस। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज के सेशंस के कंसेप्ट्स को कल अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ कि वाई पैरा इज मेजर, ऑर्थो इज माइनर सोचना, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे। अपने रिस्पांस को आप चैट में मेंशन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो रीच आउट मी, मेरे आप मेल आईडी पर आप मुझे टैग करिए, चैट में मेंशन करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस को मैं फर्दर ले पाऊँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग, काफी लर्निंग रहा होगा, काफी आपको मजा आया होगा सीख कर नई नई बातें। और नई बातें तो सीखा ही आपने, विद द कंप्लीट क्लैरिटी, कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप इन बातों को सीखा है। तो आपको इस चैनल में केमिस्ट्री एरर फ्री पढ़ाया जाएगा। जो फाइनेस्ट केमिस्ट्री है वो यहाँ आपको डिलीवर होगा। तो अगर आप इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियोस को आप अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग दिस यूट्यूब लिंक अमंग योर पीयर ग्रुप, एंड कीप ऑन लाइकिंग। और बेल आइकन को भी आप टैग कर दीजिए, उसको भी आप हिट कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको क्विकली मिल सके। सो कीप लर्निंग, keep experimenting, and keep growing your conceptual clarity. Keep applying your thoughts in different kinds of questions for NEET, JEE, and Olympiads. All the best. Thank you.